देखिए, हमने 5 साल जो जनता के बीच में मैं रहा, तो मैंने किसी भी जातिवाद को लेकर मैंने कभी राजनीति नहीं की। पूर्ण तौर से उन्होंने समर्थन किया, भैया जी हम जातिवाद पे वोटिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे विकास के नाम पर वोट। को उनके घर जाकर के उनके फार्म भर के मैंने उनकी 115 पेंशन हमने अपनी ग्राम पंचायत में लगाई थी अपने प्रधानी काल। पूरी ग्राम सभा में हमने बिल्कुल जो झोपड़ियाँ थी हमने ख़त्म करके सबको मकान दे दिए। उसके बाद हमारे ग्राम सभा में लोगों को पानी की बड़ी ज़्यादा दिक्कत थी, तो हमने अपनी ग्राम पंचायत में लगभग 150 नल लगाया। ग्राम पंचायत में शौचालय का उस समय बड़ा था, तो यहाँ पर शौच की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लोग रोड पे करते थे। एक भी घर ऐसा नहीं है आज की डेट पे जिसके घर में शौचालय ना हो। हमने उन 5 वर्षों में हर घर में शौचालय कर दिया। इतना बड़ा हमारा प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और हम प्रदेश की जनता को ही राहत नहीं दे पा रहे और उनका पलायन नहीं हम रोक पा रहे। उन्होंने एक बड़ी समस्या अपने यहाँ की गंभीर समस्या रखी है, शमशान घाट को लेकर एक समस्या रखी है, जो उन्होंने कहा यहाँ की मूलभूत समस्या। शमशान घाट वाला जो काम है, ये तो मैं पहले प्रथम वर्ष में ही, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग लेकर के, चाहे हमें जमीन खरीदनी पड़े उसके लिए, इसलिए उसके लिए निर्माण हम ये भी हमारी प्राथमिकता में ही रहेगा। नमस्कार साथियों, हम इस समय मौजूद है जयनगर नंबर 4 पर और मेरे साथ फ्रेम पर इस समय मौजूद है ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार के पति जगदीप सिंह जी। महिला सीट हो गई है, यहाँ से नवजीत कौर आपकी श्रीमती मैदान पर हैं। तो पहले तो आपको बधाइयाँ हों, अब चुनाव हैं, कल आपके चुनाव चिन्ह मिल जाने, आपके पास समय कम बचा हुआ है, तो आपने कीमती समय दिया। यहाँ बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं सराउंडिंग में, और अभी इनकी कैंपेनिंग कहीं होने वाली थी, लेकिन मैंने फ़ोन किया है तो मेरे आग्रह पर यहाँ रुके हुए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद है, क्योंकि अब कीमती समय बचा हुआ है। कल आपको चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे, उसके बाद 10 दिन आपके पास बचेंगे, उसके 2 दिन पहले वोटिंग बंद हो जाती है, तो मात्र 8 दिन अब बचे हैं जिसमें अपना चुनाव चिन्ह और अपनी बातें लोगों तक पहुंचानी। तो किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? देखिए, मेरा नाम जगदीप सिंह विर्क है। मेरी धर्मपत्नी नवजीत कौर विर्क इस समय प्रधान पद प्रत्याशी, महिला सीट आ गई थी। मेरी पूरी तैयारी थी। मैं लगभग 5 सालों से ग्राम सभा जयनगर में ग्राम प्रधान के पद के लिए प्रयास कर रहा था और जनता के अंदर मैंने जाकर उनके सुख दुख में उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो मैं शुरू से ही, जब से पहले मेरे पिताजी ग्राम प्रधान थे 5 साल 2014 से लेकर 2019 तक, उसके बाद उनके कार्यकाल के बाद हमारे भाई हैं दीपक पाल जी, वो ग्राम प्रधान रहे उसके बाद 5 साल। तो अभी फिर मैं 5 साल से, जब तक ग्राम प्रधान हम नहीं भी थे, तो मैं पूरी तैयारी करता रहा, अपना 5 साल जनता के बीच में रहा। तो इस बार फिर मैंने पूरी तैयारी की थी, लेकिन सीट महिला हो गई, तो मैंने अपनी मिसेस को प्रत्याशी के रूप में यहाँ उतारा। तो उसमें मुझे पूरे ग्रामवासियों का, हमारे 5 गाँव हैं ग्राम सभा जयनगर में, जयनगर नंबर 5 तक, 1 2 3 4 5, तो 5 गाँव ने मुझे पूर्ण अपना समर्थन दे करके निर्विरोध तौर पे मुझे प्रत्याशी बनाया था। लेकिन उसके बाद कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मुझे ग्राम पंचायत की तरफ से 5 गाँव की तरफ से, मेरे पुराने जो गाँव थे, उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया था। तो उसके बाद राजनीति करके लोग बीच में आ गए। कुछ समीकरण ऐसे बन जाते हैं कि लोग, उनका मन भी नहीं रहता चुनाव लड़ने का, लेकिन लोग जो खिलाफ होते हैं वो लोग धक्के से उनको लड़ाते हैं, मोहरा बना लेते हैं, राजनीतिक मोहरा बनाते हैं। मैं अभी आपने एक बात कही है कि पहले पूर्व में आपके पिताजी यहाँ से ग्राम प्रधान थे, उसके बाद 5 साल की ग्राम प्रधानी आपके घर से बाहर गई है, आज फिर उसी दौर पर आप आके बैठ गए हैं, तो ये तो गॉड गिफ्टेड हो गई आपको। जी जी जी। कि पिताजी का कार्यकाल था, उसके बाद आज फिर आप जनता के बीच में सेवा के तौर पर मौजूद हैं। ये आसान भी हो गया आपके लिए, क्योंकि आपने कार्यकाल देखा है, आपके लोगों ने आपकी कार्यशैली देखी होगी, उसके बाद है। तो अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कितने उम्मीदवार अभी आप प्रधान के पद के लिए उम्मीदवार मैदान? हमारे यहाँ पर अभी 4 उम्मीदवार हैं हमें मिलाकर। अपना 2 हमारे पर्वतीय समाज से, हमारे गिरधर सिंह कार्की जी, उनकी वाइफ हैं भावना कार्की जी, और एक हमारी बहन है अपना कविता नेगी जी, वो भी प्रत्याशी हैं, और एक अपना जयनगर नंबर 1 से हमारे पूर्व समाज से हैं अपना असमन जी हैं, उनकी वाइफ हैं प्रत्याशी, और एक मेरी मिसेज हैं नवजीत कौर, वो भी प्रत्याशी हैं। 3000 लमसम वोट बैंक आपने बताया है, ठीक है, 4 प्रत्याशी हैं आप इस तौर पे, तो कितना संतुष्ट हैं अपने आप को लेकर? देखिए, हमारे यहाँ पर जो समीकरण है, क्योंकि हमारे जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं, जो मेरे भाई हैं, हमारा यहाँ पर वोट बैंक भी यहाँ पर ज़्यादा है पूर्वांचल भाइयों को। तो पूर्वांचल समाज के जितने भी मेरे भाई हैं, क्योंकि ये हमने जब पहले ग्राम प्रधान बने तो उस समय भी पूर्वांचल समाज के मेरे भाई लोगों ने
हमारे जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने पूरा साथ देके मेरे पिताजी को ग्राम प्रधान उस समय बनाया। उस समय भी पूर्वांचल के भी हमारे भाई लोग खड़े थे, मेरे पिताजी भी खड़े थे, फिर भी उन्होंने विश्वास जताया कि एक सिख कम्युनिटी से उन लोगों ने। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 10 साल में, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ जगदीप जी, पिछले 10 साल में राजनीति का जो राजनीतिकरण हुआ है उसमें क्या है, जातिवाद बहुत ज़्यादा चरम पे हो गया है। मतलब आज ये मानिए कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सब चीज़ें आमतौर पर बातें हो गई। जैसे अभी आपने कह दिया पूर्वांचल समाज का एक बहुत संख्या में यहाँ पर वोट बैंक है, पर्वतीय समाज से भी 2 कैंडिडेट हैं, और धीरे धीरे करके जो जयनगर की डेमोग्राफी बदल रही है, जो कॉलोनियों का काम हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग जो लोग आ गए हैं, आबादी जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब बचपन में हम जयनगर आया करते थे तो खेतों के रास्ते से आ जाया करते थे, आज वहाँ सारे घर बन गए हैं, ऊँची ऊँची बिल्डिंगें बन गई है। अब हमने अपनी आंखों के आगे इसको चेंज होते हुए देखा है। तो राजनीतिकरण होता है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे करके आरोप लगने शुरू हो जाएंगे कि वो सिख है, वो पहाड़ी है, वो पूर्वांचल से इन सब चीज़ों को बिलोंग करता है। ये तो आम हथकंडे हैं। देखिए जी, पुराने वाले दौर में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। देखिए पहले जातिवाद पे राजनीति नहीं होती थी। पहले लोग कैंडिडेट चुनते थे कि गांव समाज वाले देखते थे कि ये बंदा बढ़िया है, ये ठीक है, इसको सक्षम है, इसको बना दो कि ये गांव का विकास करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा। अब अभी जो समीकरण यहाँ जयनगर की राजनीति में चल रहे हैं, जैसे कि जयनगर क्या पूरे प्रदेश में राजनीति लगा लो, तो हम तो ग्राउंड लेवल से चलते हैं, तो हम अपनी ग्राम सभा की बात करते हैं। अभी हमारे पर्वतीय समाज के भाई लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं, यहाँ पर निवास कर रहे हैं, बहुसंख्या में आए हैं। लेकिन क्या है कि देखिए, हमने 5 साल जो जनता के बीच में मैं रहा, तो मैंने किसी भी जातिवाद को लेकर मैंने कभी राजनीति नहीं की। मैंने पर्वतीय समाज के भाई लोगों के साथ भी वैसे ही रहा जैसे हम पूर्वांचल समाज के भाई लोगों के साथ रहे। कभी किसी को ज़रूरत पड़ी, चाहे वो पर्वतीय समाज के हों, चाहे वो पूर्वांचल समाज के मेरे भाई हों, चाहे सिख समाज के हों, और भी किसी कम्युनिटी से जो हमारे गाँव ग्राम सभा में निवास करते हैं, मैंने हर बंदे की मदद की, उनके साथ सुख दुख में खड़ा हुआ। तो आज उसी का फ़ायदा मुझे मिल भी रहा है, क्योंकि मेरे साथ ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ यहाँ पर जितने भाई बैठे हैं सब पूर्वांचल समाज से, मेरे पहाड़ी समाज से भी सुशील ध्यानी जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और भी कई मेरे भाई यहाँ भी 10 मिनट में 15 मिनट में कम से कम 50-60 मेरे भाई और आने वाले हैं पर्वतीय समाज से। तो ऐसा नहीं है, लेकिन लोग जातिवाद पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सोच थी तो उसको जनता ने बदलने की कोशिश की है। क्योंकि मैं जिस भी पर्वतीय समाज के हमारे जितने भी कॉलोनियाँ हैं, तो उसमें मैं जब गया हूँ, तो वहाँ पर जाकर जब मैंने वहाँ पर उन लोगों से संवाद किया, तो हमने इसी जातिवाद पे बात की कि आजकल लोग जातिवाद पे राजनीति कर रहे थे, लेकिन जो पढ़े लिखे युवा थे, जो हमारे भाई ठीक ठाक अपना फैमिलियों से बिलोंग करते हैं, तो वो जातिवाद की राजनीति को उन्होंने नकार दिया। और उन्होंने मेरे को पूर्ण तौर से उन्होंने समर्थन किया कि भैया जी, हम जातिवाद पे वोटिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे विकास के नाम पर वोट। हम करेंगे कि कौन बंदा हमारे साथ खड़ा होता है, चाहे वो पूर्वांचल समाज से हो, जहाँ वो सिख समाज से हो, चाहे वो पर्वतीय समाज से हो। कैपेबल इंसान को होता है। लेकिन क्या चुनावी एजेंडा रहने वाला है? देखिए, एजेंडा, मेरे पिताजी ग्राम प्रधान रहे 5 साल, तो मैंने उस समय भी बहुत आगे लग के, पिताजी तो थे, तो मैंने काम किए लोगों के। जैसे कि हमारी ग्राम सभा में उस समय क्या था कि पेंशन के जो काम थे बहुत ज़्यादा रुके हुए थे, क्योंकि लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे कि उनकी पेंशन लग पाए। तो मैंने एक बना रखा था कि मैं किसी बुजुर्ग को या किसी परिवार के सदस्य को मैं कहीं जाने नहीं देता था। मैं उनको उनके घर जा कर के उनके फार्म भर के मैंने उनकी 115 पेंशन हमने अपनी ग्राम पंचायत में लगाई थी अपने प्रधानी काल में। उसके बाद हमारे यहाँ पर मकान बहुत कच्चे थे, झोपड़ियाँ हुआ करती थी। तो हमारे प्रधानी काल के अंदर आप ये यकीन मानिए कि 65 इंदिरा आवास हमने दिलवा करके अपनी ग्राम सभा में, शायद ही मेरे हिसाब से मैं अभी ग्राम सभा में अभी मैं डोर टू डोर प्रचार कर रहा था, तो पूरी ग्राम सभा में मुझे हमारे कार्यकाल के बाद बीच में 5 साल में एक भी किसी भी मकान का निर्माण नहीं हुआ। और जो 65 इंदिरा आवास हमारे कार्यकाल में हुए, उसके बाद भी मैंने 20 इंदिरा आवास जो हमने स्वीकृत करवा कर उस समय हम गए थे, तो उन्हीं का निर्माण हुआ। उसके बाद कोई निर्माण नहीं हुआ। तो पूरी ग्राम सभा में सिर्फ 2 मकान मिले जिनके नहीं बने, नहीं तो पूरी ग्राम सभा में हमने बिल्कुल जो झोपड़ियाँ थी हमने ख़त्म करके सबको मकान दे दिए। उसके बाद हमारे ग्राम सभा में लोगों को पानी की बड़ी ज़्यादा दिक्कत थी। लोगों के घर में पानी के पीने के लिए उन लोगों को भटकना पड़ता था, क्योंकि पानी ऊपर के थे, बहुत पीने लायक नहीं होते थे। तो हमने अपनी ग्राम पंचायत में लगभग 150 नल लगाए हमने। सरकारी नल तो कम थे, लेकिन हमने अपने पास से भी लगाए।
हमने अपने पास से भी ग्राम सभा में नल लगाए, जो अपने धन से भी लगाया। हमने किसी को घर से, क्योंकि आज हमारा देश में हमारे प्रधानमंत्री जी भी जल मिशन लेकर चल रहे हैं, हर घर में जल, स्वजल योजना के तहत, तो हर घर में जल नल की जो स्कीम चल रही है, तो ये हमने 2014 से 2019 तक कर दी थी। हमारी ग्राम सभा में ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर हमारे कार्यकाल में नल ना लगाओ। पूरी ग्राम पंचायत में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके, कोई 1-2 घर हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 99% घरों में हमारे हाथ का नल लगा हुआ। और आज लोग खुश हैं, जब जाते हैं तो कहते हैं आपका ये पानी जो हम पी रहे हैं ये आपका दिया हुआ है। तो जल तो सबसे बड़ी सेवा है। तो उसके बाद ग्राम पंचायत में शौचालय का उस समय बड़ा था। हमारी ग्राम पंचायत में जो लोग पहले आते थे, भाई लोग जो यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर शौच की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लोग रोड पे करते थे उस समय, रोड में यहाँ से कोई निकल नहीं पाता था, इतना बुरा हाल था। लेकिन हमारे जो 5 साल का कार्यकाल रहा, तो हमने 5 साल के अंदर पूरी ग्राम पंचायत में शौचालयों का निर्माण कराकर, एक भी घर ऐसा नहीं है आज की डेट पे जिसके घर में शौचालय ना हो। हमने उन 5 वर्षों में हर घर में शौचालय कर दिया हमने, और शौच मुक्त करवा दिया पूरे अपनी ग्राम सभा को। तो कार्य तो ऐसे बहुत हैं जो हमने अपनी ग्राम पंचायत में। बाकी निर्माण कार्य, रोडों की बात करें तो आज जयनगर में आप घूम सकते हैं, कोई 2-4 एक आधी रोड मिल जाए आपको तो कच्ची मिल जाए, नहीं तो घर तक पक्की रोडें हैं हमारी ग्राम पंचायत में, और बहुत बढ़िया काम हुआ है। बड़ा एजेंडा कोई ऐसा जिसको लेके अब इस कार्यकाल में? अब एजेंडा मेरा ये है कि देखिए, सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर एक दिक्कत है पानी की निकासी। उसके लिए मैं बहुत संघर्ष भी करूँगा, और पूरी ग्राम पंचायत को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस बार 5 साल वर्ष हमें मौका मिलता है तो पानी की निकासी की समस्या पूरी ग्राम पंचायत में इसको हल करवाएंगे हम। और दूसरी हमारी यहाँ पर जो प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी, हमारे यहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर होना चाहिए, जो प्राथमिक इलाज हो वो हमारी ग्राम पंचायत में हो। और यहाँ पर कोई सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए कि प्राथमिक इलाज के लिए हमारे लोगों को कहीं दूर ना भागना पड़े, प्राथमिक इलाज यहाँ पर हो जाए। उसके बाद तो चलो बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं लोगों की सुविधा के लिए, सरकारें सुविधा भी दे रही हैं। लेकिन हम अपनी ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे कि इन 5 सालों में एक स्वास्थ्य केंद्र का हम यहाँ निर्माण कराएं कि एक सरकारी डॉक्टर हमारे गाँव में बैठे। बेहतर है, बेहतर है। लेकिन आपने एक बात कह दी है कि बड़े जो हॉस्पिटल और ये बड़े सब चीज़ें हैं मार्केट तक है, लेकिन मार्केट तक जाने की एक बड़ी समस्या मैं आपको कहता हूँ, और शायद यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति मेरे से इस बात को होगा, जो ये आपके रेलवे क्रॉसिंग है, इसको लेके एक बहुत बड़ी पसोपेश लोगों के दिमाग में बनी हुई है कि हर बार ये कहा जाता है, मतलब मैं पार्टी बेस्ड इस बात को नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आरोप कहीं ना कहीं रहते हैं मौजूदा सरकार से या सत्ताधीन से। 55 करोड़ रुपए का एक बजट पारित हुआ है सड़क के लिए, और ये लगातार डिमांड है उस फ्लाईओवर को लेकर। वो फ्लाईओवर जब तक नहीं बनता है तो वो शहर आपसे कोसों दूर है। आप ये समझिए शहर कोसों दूर है। इस सड़क, जिस सड़क से मैं भी आया हूँ, ये सड़क ना जाने कितने घरों का काल का गाल बन चुकी है। इस बारे के लिए कोई लड़ाई है? मैंने अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, आज से लगभग 5-6 महीने हमने पैदल मार्च का प्रोग्राम रखा था। हमने यहाँ से लेकर दिनेशपुर तक पैदल मार्च किया था। उस समय बहुत गड्ढे थे रोड पे, तो सरकार ने लीपापोती का काम किया, 1 दिन के अंदर पूरी रोड के गड्ढे भर दिया था। और उसके बाद फ्लाईओवर की बात है, तो फ्लाईओवर के लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहे। यहाँ पर हम लोगों ने अनशन भी किया था यहाँ पर कालीन अपना फाटक के यहाँ पर बैठकर, और अभी भी हमारा पूरा संघर्ष है। हम वार्ता करते रहते हैं इसके विषय में, और बाकी ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मैं जहाँ भी एजेंडे में मैं कहीं भी जाता हूँ कॉलोनी के अंदर, तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये भी एक हमारे एजेंडे का ही वो पार्ट है कि हम इसके लिए भी संघर्ष करेंगे। और दूसरा, हमारे क्षेत्र के अंदर इस समय जो नए लोग आके, हमारे भाई लोग पर्वतीय समाज के लोग आकर बसे हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बन गया प्राधिकरण। भाई साहब, उनको 100 गज का मकान बनाना होता है, वो बंदा बेचारा कहाँ से पैसे इकट्ठे कर एक 100 गज का प्लॉट लेता है। उसके बाद अब प्राधिकरण वाले आते हैं, अगर उसने 4 दीवारें बना ली तो उसके अंदर वो ताले लगा देते हैं, उसके जंजीरें लगा के उसको बंद कर देते हैं। वो बेचारे के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, 20,000 की सैलरी है, 10 लाख का लोन ले रखा है, उसके किस्त भरने के पैसे नहीं है। अब उसको नक्शा पास कराने के लिए उनके चक्कर काटने पड़े, तो नक्शा वो कहते हैं पास आपका होगा नहीं। तो ये ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसके लिए हम 5 साल संघर्ष करके हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे कि हमारी ग्राम पंचायत में हो या पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में कहीं भी 100 गज, 150 गज, 200 गज तक का मकान, जो मिडिल क्लास लोग, फैमिली के लोग मकान बनाते हैं, वो इस दायरे से उनको बाहर रखा जाए कि उन लोगों को ऐसी समस्या का सामना, या तो सिंगल विंडो कर दो जी, 5,000 की रसीद है, कोई बात नहीं, कटवा देंगे। लेकिन इनके चक्कर लगा के जूते घस जाते हैं, किसी का नक्शा तो पास क्या दूर की बात है, कोई काम नहीं। गहरी बात कह दी आपने, बहुत गहरी बात कह दी। मैं आपको इसलिए बात करता हूँ, मैं उस समाज से आता हूँ। पहाड़ों का पलायन चल रहा है लगातार, पहाड़ पे कुछ बचा नहीं है, पहाड़
मतलब आज की डेट में हम एक अगर कह दें कि डेमोग्राफी पहाड़ की ज़्यादा चेंज हो गई, पहाड़ों से लोग लगातार नीचे आते हैं। अब देखिए ना, यूकेडी एक पार्टी है जो लगातार पहाड़ का दर्द कहती है कि पहाड़ पे पहाड़ी अल्पसंख्यक हो गए। वो पहाड़ वहाँ से छोड़ के आदमी नीचे प्लेन पे आता है, किसी तरीके से हिम्मत करके अपने 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का जगह लेता है, उसके बाद घर बनाने की कोशिश करता है। पहाड़ का वो रहा नहीं, यहाँ का उसे होने नहीं दिया जाएगा, वो जाएगा कहाँ? ये उत्तराखंड है, यहाँ उत्तराखंड का ये हाल उत्तराखंड जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जो हमारा पहाड़ पे पलायन चल रहा है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा सेक्टर वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को वहाँ पर स्थापित करना चाहिए कि वहाँ के लोगों को वहाँ रोजगार मिल पाए, जिससे कि हमारा प्लान हो गया। बहुत इंप्रेस हो गया हूं आपसे, आपने बहुत गहरी बात कह दी है। क्योंकि ये उत्तराखंड हमारा एक बहुत छोटा सा प्रदेश है और ये एक प्रदेश भी और एक धार्मिक स्थल। यहाँ पर आप देखें कि हर कम्युनिटी देवभूमि के नाम से हमें जाना जाता है हमारे प्रदेश को। तो यहाँ पर पर्यटकों का भी बहुत ज़्यादा आना जाना है। तो हम इतने पर्यटक हमारे प्रदेश में आते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा हमारा प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और हम अपने प्रदेश की जनता को ही राहत नहीं दे पा रहे और उनका पलायन नहीं हम रोक पा रहे। उनके लिए कोई ऐसा काम नहीं कर पाए, कोई ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर कोई ऐसा ऊपर में नहीं लगा पा रहे कि जिससे उनको रोजगार वहाँ पे स्थापित हो पाए, उनको दूर ना भागना पड़े। कोई इतना बड़ा प्रदेश तो है नहीं कि आपसे काम नहीं हो पा रहा। यहाँ छोटा सा प्रदेश है, बंदा यहाँ से स्टार्ट होता है तो शाम तक पूरे प्रदेश के दूसरे कोने में लग जाता है। तो इतनी बड़ी इसकी दूरी नहीं है कि हमें 10 दिन लगते हैं इसको घूमने में। तो लेकिन यहाँ सरकारें जो भी आए, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं लेता, जो भी आए उन्होंने प्रदेश को लूटा ही है। इस प्रदेश में मैं बहुत इंप्रेस हो गया हूँ जगदीप भाई, थोड़े से टाइम पे आपसे। अपने बहुत गहरी बातें कह रहे हैं, राजनीतिक लंबा कैरियर देखता हूँ मैं आपका। अगर ये तो प्रधान बहुत छोटी सी सीढ़ी पे आप। गुरुजी, राजनीति क्या है कि राजनीति सीखी, हम तो धरती से जुड़े हुए लोग हैं। हमने इसी धरती से जो भी सीखा, अपने माँ बाप से, अपने संगी साथियों से, बुजुर्गों से, क्योंकि मेरा सभी समाज के साथ उठना बैठना। मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे ग्राम प्रधान की हम बात करते हैं, शायद सब लोग इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं। ग्राम प्रधान से जब हम बातें करते हैं ना, ग्राम प्रधान के एजेंडे में चीज़ें होती हैं, सड़क, नाली, बिजली, पानी, इसके अलावा बात नहीं करते हैं वो। भाई सड़क, नाली, मैं कहता हूँ जिस आदमी ने वोट देनी है उसका मूलभूत अधिकार है ये। भाई उसको, अगर आप किसी के घर वोट मांगने जा रहे हैं तो उसके सड़क, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था करवाना आपका मौलिक अधिकार है और वो आपका कॉलर पकड़ के आपसे कह सकता है। लेकिन अगर आप इतनी सोच रखते हो, इतनी आपने बात कह दी है, गंभीर बात, मैं राजनीतिक कैरियर पे जगदीप सिंह को बहुत आगे देखता हूँ। ये प्रधान पहली सीढ़ी है अभी तो। गुरुजी देखिए, मैं राजनीति, वैसे तो मेरा इतना कोई शौक नहीं था राजनीति करना, लेकिन जब जनता की समस्याएं देखते हैं, क्योंकि पिताजी 5 साल जब ग्राम प्रधान रहे तो लोगों ने इतना मान सम्मान और इज्जत दी, तो हमें लगा कि हमें आगे चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन मैंने अभी जब मैंने चुनाव लड़ना था तो मैंने मना कर दिया था, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मेरी ग्राम पंचायत के यहाँ कितने लोग बैठे हैं, सब भाई हैं यहाँ पर, सब बैठे, तो सब ने मेरे को बोला कि नहीं यार, इस बार अगर आप चुनाव लड़ोगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। मेरे यहाँ पर कम से कम 10 लोग दावेदार थे चुनाव लड़ने के लिए। वो 10 लोगों ने मुझे बोला कि अगर आप चुनाव लड़ोगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मेरे भी दिल में ये हुआ कि यार, अगर 10 लोग मुझे ये कह रहे हैं कि चुनाव आप लड़ोगे तो इसका मतलब कि मेरे में कोई तो बात होगी कि अगर वो लोग मुझे चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ोगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं उसी बात से इंप्रेस हूं। और वो बात मुझे सच भी लगी, क्योंकि जब भी कोई खड़ा होना लगा, लोगों ने पैसे देकर 5-5, 10-10 लाख रुपए देकर भी कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश की और कईयों को दिए भी, उन्होंने उनके पैसे वापस कर दिए कि उनके खिलाफ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मुझे भी अपने आप पे गर्व होता है, अपने ग्राम सभा के लोगों पे गर्व होता है कि इतनी बड़ी उनकी सोच और इतने बड़े दिल के मालिक हैं वो लोग कि उन लोगों ने 5-5 लाख रुपए के ऑफर भी ठुकरा दिए। राजनीतिक बड़े नेताओं ने ऑफर दिए, वो भी ठुकरा दिए उन लोगों। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, लंबा इंटरव्यू हो गया। 3000 लमसम वोट है, मैं अगर मानता हूँ 80% वोट पोलिंग हो गई तो 2400 समथिंग पोलिंग हो जाएगी जी, और 1000 जिसको वोट मिल गया वो चुनाव जीत जाएगा। ये समीकरण कैसे सेट बैठता है? देखिए, हमारे जो ग्राम पंचायत में कितना संतुष्ट है 1000 वोट को लेकर? मैं 1000 तो गुरुजी देखिए, ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 1000 जब हम कहते हैं तो मुझे अपने साथ मजाक लगता है। हाँ। तो जब मेरे साथ जनता जब मुझे समर्थन देती है, जब मैं किसी के यहाँ, मैं अपने पर्वतीय समाज अपने भाइयों में जाता हूँ और जब वो पूरी कॉलोनी मेरे साथ चल देती है, और जब मैं अपने गांव में जाता हूँ तो वहाँ की महिलाएं, वहाँ की मेरी माताएं बहनें मेरे साथ चल देती हैं, उठ के मेरे नारे लगाने लग जाते हैं कि आप ही प्रधान हो गए। तो मुझे लगता है कि 1000 वोट तो बहुत आपने वो कह दिया। मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता है कि जो 80% पोलिंग है तो वो 80% वोट हमारे ही होने हैं, तो उसमें तो मैं जीत से बिल्कुल वो आश्वस्त हूँ कि हमने जीते तो हम पड़े ही हैं। लेकिन ये तो सिर्फ औपचारिकता है जो अब हुआ है समाज के अंदर, जो सिस्टम का पार्ट है, उसमें हमने रहना है।
नहीं तो शायद हो सकता है कि अगर कुछ समय ये नज़दीक होता तो अब तक तो वैसे ही सब लोग कहते हैं कि भैया आप निर्विरोध प्रधान हैं। जैसे हमारे छतरपुर में हमारे प्रधान जी अभी हैं, हरीश भट्ट जी अभी ग्राम प्रधान बने हैं, बड़ा अच्छा उनका भी सफ़र रहा 5 साल पहले भी BTC रहे, तो उन्होंने बहुत काम किया वहाँ पर, आज निर्विरोध बनाया जनता ने। तो अभी हम सोचते हैं कि मतलब मैं मानूं कि मात्र औपचारिकता है, मात्र वो पूरी हो रही है। बिल्कुल जी, औपचारिकता है, तो वो भी अब हम आपको 24 तारीख के बाद, चुनाव के बाद 31 तारीख को मिलेंगे, फिर आपको मैंने इसके बाद एक बार बीच में मैं जरूर आके देखना चाहूँगा कि इतना जो कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका बोल रहा है जनता के बीच में क्या है ये करके। मेरे साथ एक साथी और जुड़े हैं, गुरपेश सिंह। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ, गुरपेश सिंह मेरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और हालांकि यह है कि मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि गुरपेश सिंह मेरे दोस्त हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद आपका, आप आए हमारे यहाँ पहुँचे। आप बुलाएं और हम ना आए तो ये तो नहीं हो सकता ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा है, काम किया हुआ है इसलिए दिख रहा है, सब लोग साथ में, बहुत बढ़िया कंपनी चल रही है। चलिए मैं एक बात बता देता हूँ कि गुरदीप सिंह इसलिए भी आश्वस्त हैं क्योंकि उनके पिताजी पूर्व में प्रधान रहे हैं। बीजी सत श्री अकाल। आप क्या कहना चाहते हैं? आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे कम लफ्ज़ों में। ये ऐसा है, हमारे जितने छोटे परिवार बच्चों जैसे हैं, या बुजुर्ग हैं, या माताएँ हैं, बहनें हैं हमारी, हमारे समाज में, हमारे में ये नहीं है कि सिख समाज है या हिंदू समाज है, बहुत पुराने हमारे बुजुर्गों से लेके बहुत अच्छा संबंध रहे हैं। जिसने जो कह दिया वो ही सब ने माना, और हमें भी उन्होंने पीछे मैं खड़ा हुआ था प्रधानी सभापति में, तो सारे हिंदू भाई जितने हमारे पूर्व के हैं सब ने हमारा समर्थन दिया, तभी हम सभापति बने थे। तो आज भी हमें पक्की उम्मीद है कि वो सब हमको चाहते भी हैं। पिछले 10 सालों में राजनीति बहुत चेंज हो गई, आप लोगों के चेंज तो हो गई है, लेकिन आदमी काम देखता है, अपना नेचर देखता है कि हमारे गांव को अच्छा देखेंगे, हमारे समाज को अच्छा देखेंगे, अच्छा करेंगे, बात सुनेंगे। बात सुनने वाला भी आदमी होना चाहिए। तो ये नहीं कि 4 आदमी आए हमारे पास तो हम मोड़ के मुंह इधर को हो गए, ये काम नहीं होगा। वैसे नेताओं का ये आजकल चरित्र हो गया है कि नेता पहले हाथ जोड़ते हुए आते हैं, फिर हाथ जोड़कर भी नहीं मिलते हैं, और मिलना फिर बाद में वही हो जाता है ना। तो हम तो आज भी ये तो हकीकत है, समाज के बीच में है। कोई समाज ऐसा कह ही नहीं सकता कि आप मुंह मोड़ के इधर हो जाएंगे। मैं ये मानूं कि आपके जो कार्यकाल के, जो आज से 10 साल पहले जो आपके कार्यकाल के जो काम थे, उन कामों के आधार पर ही वोट मिलने वाला है और चुनाव एक तरफा नहीं। ऐसे भी वैसे भी हमारा वैसे अच्छा सब बहन भाइयों से अच्छा संबंध है। पूरे 5 गांव में जो पुराने में है, अब जो अब बहर के पहाड़ के लोग आ रहे हैं, जितने आए हैं हमारे भाई पहाड़ी आए हैं, तो उनसे भी अच्छा सबसे आना जाना, हर एक कॉलोनी में कोई सबसे रखते हैं संबंध। जातिगत समीकरण पे कुछ उलट फेर हो सकती है क्या? नहीं, देखो होती तो है, थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आदमी काम करने वाले को देखेंगे, जो काम करेगा उसको आदमी आगे लेके चलेगा। और हैं हमारे सारे भाई, हमारे ये नहीं कि हमारे पूर्व के जो पहाड़ के भाई आए हैं हमें वोट नहीं देंगे, वो भी देंगे, क्यों जिन्होंने हमारा देखा कार्यकाल देखा वो हमारे नज़दीक जरूर। जगदीप जी, एक सवाल रह गया मेरा। एक अभी ना मैं आपके यहाँ से BDC मेंबर थे शैलेंद्र प्रताप सिंह ने, उनसे मेरी अभी मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक बड़ी समस्या अपने यहाँ की गंभीर समस्या रखी है, एक शमशान घाट को लेकर एक समस्या रखी है, जो उन्होंने कहा यहाँ की मूलभूत समस्या है हमारे लिए बहुत है, क्योंकि पर्वतीय समाज का तो ये होता है कि हमारे में लोगों में क्या रानी बाग चले जाते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। उस मामले में कुछ है क्या, सोचा गया? गुरुजी हमने सोच रखा है। तो मैंने तो अभी ग्राम पंचायत में मीटिंग थी, तो मैंने ये बोला कि इस बार 5 साल आप लोग जब मुझे मौका देंगे तो शमशान घाट वाला जो काम है ये तो मैं पहले प्रथम वर्ष में ही, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग लेकर के, चाहे हमें ज़मीन खरीदनी पड़े उसके लिए, तो हम कहीं ना कहीं उसको बना करके, और ये क्योंकि जाना तो सबने वहीं है, तो सबके लिए एक ही जगह है, तो इसलिए उसके लिए निर्माण हम ये भी हमारी प्राथमिकता में ही रहेगा और ये हमारे एजेंडे में भी। मैं कहता हूँ बहुत सेंसिटिव सा मुद्दा होता है शमशान घाट ना, एक इसके मामले में कि लोगों की उस समय भावनाएं होती है, जैसे जिस परिवार के साथ ये दुर्घटना हो जाती है उसको इतनी सोच समझ उस समय नहीं होती जिसके पास ये बीतती, और तो वो बात एक उन्होंने कही थी, तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ। नहीं गुरुजी, उस पर हमारा पूरा विचार भी है और मैंने कई लोगों से बात भी कर ली है। अभी जैसे ही मेरे को ये बीच में मैं गांव में जब घूमा तो कई लोगों ने मेरे से ये समस्या रखी कि शमशान घाट का प्रधान जी ये काम सबसे पहले होना चाहिए, तो मैंने उनसे यही आश्वासन भी दिया उन लोगों की, मैं अपने प्रथम वर्ष में ही आपको, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तो हम कहीं ना कहीं, इतनी हमारी ग्राम सभा में जंगल के साथ अपना पड़ी हुई है ज़मीन, यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं किसी भाई से हाथ पैर जोड़ के आप लोगों का निर्माण करवाएंगे। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट है, मेरे सारी जनता जो यहाँ पर मेरे होगी और होगी, वो
इस बात से सहमत होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को खेलने के लिए अक्सर ये बहुत कम लोगों के एजेंडे में होता है और आप सब लोग इस चीज़ को समझते हो कि जैसे जिस दौर से हम मौजूदा समय में गुजर रहे हैं, वहाँ पर सीन क्या होता है कि आजकल जो मेरे खुद के बच्चे हैं, मेरी खुद की एक लड़की है, वो सब बच्चे जो मोबाइल की दुनिया से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा हमें देखने को मिल रहा है कि कनेक्टिविटी टूट जा रही है। बच्चों के आचरण में हमारे प्रति वो भाव नहीं आ पा रहे हैं। हमने देखा है कि जो नई वाली पीढ़ियाँ हैं उनमें वो संस्कार नहीं है। वो संस्कार इसलिए भी नहीं है कि बच्चे मोबाइल की ज़्यादा अट्रैक्ट हो जा रहे हैं सब। तो क्या कुछ ऐसा है कहीं? गुरुजी दिक्कत सबसे बड़ी पता क्या है? दिक्कत ग्राउंड के लिए देखो, सोच तो हमारे भी बहुत कुछ है कि ग्राम पंचायत के लिए बहुत कुछ किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेहनत की जाए और लोग साथ दें, जनता का साथ दे, तो जयनगर में ये समस्या दूर हो जाएगी। जयनगर में गुरुजी ये समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हमारी बहुत बड़ी ये है कि यहाँ पर ज़मीनों के रेट जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत जयनगर में कोई भी ऐसी सरकारी भूमि नहीं है कि वो ग्राम पंचायत की पड़ी हो जिसमें हम बच्चों के खेलने के लिए कोई सी फील्ड का निर्माण करा पाएँ या कोई ऐसी संस्था ला पाएँ जिससे कि यहाँ पर क्षेत्र का कोई विकास हो जिसके सबको लाभ मिले। ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे जंगलात की ज़मीन बहुत बगल में पड़ी है। क्योंकि अगर सरकार हमें कुछ मदद करती है, हमारे साथ अगर खड़ी होती है, तो वहाँ पर अगर कुछ हो पाता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ मिलकर कुछ ना कुछ अपना करवाया जाए। लंबा इंटरव्यू चला है, बस इसके बाद ख़त्म करते हैं। भूपेश पंत जी मेरे साथ इस समय फ्रेम पर है। जी, क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? चुनाव बहुत अच्छा है, एक तरफा चुनाव है, ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं है इस बार चुनाव में, क्योंकि जीत अपनी ही है जगदीप सिंह जी की और बहुत अच्छा सकुशल व्यक्तित्व है उनका। 5 साल ये थे नहीं, प्रधान नहीं थे, लेकिन उस समय पे भी हम लोगों के लिए प्रधान जी यही थे। मतलब जयनगर की जनता के लिए क्या था कि एक ही प्रधान जी थे, वो जगदीप जी थे, और आगे भी लगता है कि आते रहेंगे यही ऊंचे ऊंचे पद पे यही रहेंगे। लेकिन वो जो जातीय समीकरण जो सेट होने वाले हैं और जो अदर कैंडिडेट है, वो सब समीकरण कैसे? नहीं, आज के टाइम पे जनता पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी जनता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी वोट दे देंगे। जो उनके लिए लगेगा कि ये सुयोग्य है उसी को वोट दिया जाएगा। तो कुछ मैसेज? नहीं, जीत रहे हैं, बस यही सबसे बढ़िया मैसेज है। चलिए साथियों, मेरे साथ फ्रेम में बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसको कैंपेनिंग करने के लिए जाना है। एक समय अब कीमती है और धन्यवाद है आपका, आपने अपने कीमती समय दिया है और हमें दिया। कल आपको चुनाव चिन्ह मिलने वाला है, उसके बाद एक दिन कैंपेनिंग के बीच में हम आएंगे। कभी आपको अगर समय लगे और हमारी ज़रूरत लगे तो हमें उसमें उस दिन मैं देखना चाहता हूँ और वो क्या है, वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना क्यों बोल रहा है आपका, कि ऐसी क्या वजह है कि जो आप अपने आप को इतना सुनिश्चित मान रहे हैं। और अभी भूपेश भाई ने भी जो कह दिया है, और जातीय समीकरण नहीं होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ, मेरा ये भी मानना है कि स्वस्थ राजनीति में जातिगत बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो साथियों, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये हमारे साथ जगदीप सिंह जी थे, जिनकी श्रीमती जी इस समय ग्राम प्रधान के लिए मैदान पर हैं और वो इतने आश्वस्त हैं कि उनको लगता है कि चुनाव एक तरफा है और जनता फिलहाल मन बना चुकी है उनके लिए। अब कल चुनाव चिन्ह आते हैं, उसके बाद एक दिन देखते हैं। 31 तारीख को परिणाम आने हैं, सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। तो बस आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी चर्चाओं के लिए। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी उज्जवल के साथ। धन्यवाद।